हेलो स्टूडेंट। आज का टॉपिक है ब्लड, जो कि बीएससी थर्ड ईयर के पेपर सेकंड के यूनिट सेकंड के फिजियोलॉजी का टॉपिक है, जो आपके कंपटीशन एग्ज़ाम और कॉलेज एग्ज़ाम में इसमें से काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक ब्लड। तो ब्लड के बारे में जानने से पहले हम उसके फिज़िकल विशेषताओं के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि उसकी भौतिक संरचना क्या होती है। तो सबसे पहले कि यह वाटर से थिक होता है। वाटर से थिक होता है, इसका जो फिज़िकल अपीयरेंस होता है ये थोड़ा थिकनेस होता है, इसकी मोटाई इसकी ज़्यादा होती है या थिक होता है। यह एक लिक्विड कनेक्टेड टिश्यू है, जो कि सेल्स को जोड़ने में, सेल्स को एक दूसरे से जोड़ने में हेल्प करता है। तो एक तरह का ये कनेक्टिव टिश्यू भी यानी संयोजक तंतु की तरह भी कार्य करता है। ब्लड की स्टडी को हम हिमेटोलॉजी कहते हैं, यानी ब्लड का, रक्त का अध्ययन करने की प्रक्रिया को हम हिमेटोलॉजी कहा जाता है। यह जो ब्लड होता है 8% ऑफ टोटल बॉडी वेट है। हमारा जो बॉडी वेट होता है, मनुष्य का जो टोटल बॉडी वेट होता है उसका 8% भाग रक्त का माना जाता है। ब्लड वॉल्यूम यानी ब्लड का कितना इसकी मात्रा होती है बॉडी के अंदर, तो 70 ml पर kg ऑफ बॉडी वेट। मेल्स में देखा जाए तो 5 से लेकर 6 लीटर तक मेल्स में ब्लड पाया जाता है और फीमेल्स में 4 से लेकर 5 लीटर तक ब्लड पाया जाता है। टेम्परेचर ब्लड का 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और पीएच मान 7.35 टू 7.45, यानी कि जो ब्लड होता है स्लाइटली एल्कलाइन होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है, यह एसिडिक नहीं होता है। यानी कि जो ब्लड होता है वो एल्कलाइन होता है, यह क्षारीय प्रकृति का होता है। अब है ब्लड के फंक्शंस कि ब्लड के क्या क्या कार्य होते हैं। तो हम संक्षेप में थोड़ी इसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। पहला है रेस्पिरेटरी यानी श्वसन। जो ब्लड होता है वह श्वसन में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि यह ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट है वो लंग्स से लेकर टिश्यू तक करता है। और लंग यानी जो फेफड़े होते हैं, हमारे फेफड़ों से ऊतकों तक जो ऑक्सीजन का जो भेजने का काम होता है वो ब्लड के थ्रू ही होता है। अगेन, ट्रांसपोर्ट CO2 फ्रॉम टिश्यू टू लंग्स। ऐसे ही यही ब्लड टिश्यू से यानी ऊतकों से वापस लंग तक CO2 को ले जाने का काम भी ब्लड ही करता है। तो यानी कि जो ब्लड है वो रेस्पिरेटरी में बहुत अहम भूमिका निभाता है। सेकंड है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन यानी कि जो पोषक तत्व होते हैं, उन पोषक तत्वों को भी टिश्यू तक पहुंचाने के लिए ब्लड एक अहम रोल निभाता है। यानी ब्लड के थ्रू ही सारे पोषक तत्व शरीर के सभी अंगों तक पहुंचते हैं। थर्ड है एक्सक्रीटरी, यानी कि जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं शरीर के अंदर, उनको भी किडनी के थ्रू बाहर निकालने का काम भी ब्लड ही करता है। जैसे कि हमारे वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं यूरिया, यूरिक एसिड, ये हानिकारक पदार्थ होते हैं, इनका बॉडी से निकलना बहुत ज़रूरी होता है और यह भी ब्लड के थ्रू ही किडनी के द्वारा हो पाता है। फोर्थ है प्रोटेक्टिव। जो ब्लड के अंदर कुछ सेल्स पाई जाती है जैसे कि WBC, एंटीबॉडीज़, एंटीटॉक्सिन, ये हमें वायरस से या फिर कह सकते हैं बैक्टीरिया से या किसी भी प्रकार की बीमारियों से बचाने में भी हेल्प करते हैं। पांचवा है रेगुलेटरी। ब्लड मेनली बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। सेकंड, पीएच मेंटेन करता है। जो बॉडी का पीएच होता है, ब्लड का पीएच होता है, उसको मेंटेन करता रहता है, क्योंकि पीएच में ज़रा सा भी चेंजेस होता है तो बॉडी में उसके अनुरूप ही वह अनुक्रिया करते हैं। कूल एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर, यह जो वाटर को है उसके कूलेंट नेचर को भी बनाए रखता है। वैसोडाइलेशन ऑफ सरफेस वेसल्स डंप हीट। वैसोडाइलेशन यानी कि जो वेसल्स हैं उनको डायलेट करना, उनको फैलाने का काम भी ब्लड ही करता है। रेगुलेट वाटर कंटेंट्स ऑफ सेल्स बाय इंटरेक्शन विद डिजोल्व आयन एंड प्रोटीन। जो ब्लड है, जो यह ब्लड वाटर के अंदर जितने भी आयंस रहते हैं उनका इंटरेक्शन को भी मेंटेन करने की कोशिश करता है, ताकि आयनों का जो भी आयंस है, पॉजिटिव कटायन और धनायन होते हैं, उनका बैलेंस करना भी ब्लड का काम होता है। और लास्ट है बॉडी टेम्परेचर।
जिसमें ब्लड जो है वो बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन किए रखता है। वाटर हीट कैपेसिटी, थर्मल कंडक्टिविटी, हीट ऑफ वेपराइजेशन, तो ये सब काम ब्लड के थ्रू ही होता है। टिपिकल हीट जनरेशन इज़ 300 किलो कैलोरी पर डे के अंदर, यानी एक दिन के अंदर लगभग जो हीट जनरेट होती है ऊष्मा उत्पादित होती है वो 3000 किलो कैलोरी उत्पन्न होती है। अब हम पढ़ते हैं ब्लड कंपोजिशन। जो ब्लड होता है उसमें क्या, वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो इस डायग्राम में अगर हम देखें तो पूरा जो बॉडी वेट है, पूरा बॉडी वेट में लगभग 92% ऑफ फ्लूइड्स और टिश्यू का पोर्शन होता है और 8% भाग ब्लड का होता है। अब इस 8% भाग में 50% भाग ब्लड प्लाज्मा होता है और 45% फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं। ब्लड प्लाज्मा में भी आगे 7% प्रोटीन होता है, 91% वाटर होता है और 1.5% अदर सॉल्यूशंस होते हैं। ये प्लाज्मा में पाए जाने वाले अलग अलग चीज़ें हैं। प्रोटीन्स के अंदर देखें तो अलग अलग प्रकार की प्रोटीन्स पाए जाते हैं, जैसे कि एल्ब्यूमिन्स होते हैं 54%, ग्लोब्यूमिन्स 38%, फाइब्रोनेजिन प्रोटीन 7% और अगर जो भी और प्रोटीन्स होते हैं वो लगभग 1% होते हैं। वाटर होता है 91%। अदर सॉल्यूशन जो होते हैं जैसे कि इलेक्ट्रोलाइट्स, न्यूट्रिएंट्स, गैसेस, रेगुलेटरी सब्सटेंस, विटामिन, वेस्ट प्रोडक्ट, ये लगभग 1.5% ही होते हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट में जो कि 45% भाग होता है ब्लड का, जिसके अंदर प्लेटलेट्स भी पाई जाती है, डब्ल्यूबीसी पाई जाती है और आरबीसी पाई जाती है। प्लेटलेट की काउंट लगभग 1.5 लाख से लेकर 4 लाख माइक्रो मिलीलीटर होता है। ऐसे ही डब्ल्यूबीसी 5000 से लेकर 10,000 तक माइक्रो मिलीलीटर और आरबीसी की काउंट होती है वो 4.8 से लेकर 5.4 मिलियन तक होती है। डब्ल्यूबीसी में देखें तो न्यूट्रोफिल्स का भाग होता है वह लगभग 70% होता है, यानी डब्ल्यूबीसी में सबसे ज़्यादा जो भाग पाया जाता है वो न्यूट्रोफिल्स का पाया जाता है। लिम्फोसाइट्स होते हैं वो 20 से 25% होते हैं, मोनोसाइट 3 से 8%, इओसिनफिल्स 2 से 4% और बेसोफिल्स लगभग 1% पाए जाते हैं। तो यानी पूरे में अगर देखा जाए तो जो हमारे पूरा बॉडी वेट होता है उसका 8% भाग जो होता है वो ब्लड का होता है और ब्लड के भी अलग अलग हिस्से होते हैं जिनका अलग अलग वेटेज होता है। अब हम पढ़ते हैं ब्लड प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा एक क्लियर भाग होता है। नॉर्मली ब्लड को हम देखते हैं वो रेड कलर का होता है, लेकिन उसका जो उसमें रेड कलर में भी क्लियर ट्रांसपेरेंट भाग होता है वो ब्लड प्लाज्मा होता है। इस ब्लड प्लाज्मा में 90% वाटर होता है, 7% प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं। ये प्लाज्मा प्रोटीन लीवर में बनते हैं और ब्लड स्ट्रीम से होते हुए ट्रांसफ़र होते हैं। एल्ब्यूमिन प्रोटीन मेनली ब्लड ऑस्मोटिक प्रेशर को बनाए रखता है। इम्यूनोग्लोबिन्स जिसका काम होता है कि एंटीबॉडीज़ बनाना, जो भी बाहरी तत्वों को, जैसे भारी एंटीजेंस वायरस जो भी एंटर करते हैं बॉडी के अंदर उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ का निर्माण करना, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनाना और फाइब्रोनेजन जो प्रोटीन होता है वो ब्लड क्लॉटिंग में अहम भूमिका निभाता है। बचे हुए 2% जो अदर सब्सटेंस होते हैं जैसे कि न्यूट्रिएंट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, हार्मोन्स, वेस्ट, ये 2% भाग ब्लड प्लाज्मा में होते हैं। अब प्लाज्मा प्रोटीन के फंक्शंस। तो सबसे पहला फंक्शन है कोएगुलेशन ऑफ ब्लड, जिसमें ब्लड का थक्का बनाने में भी ये प्लाज्मा प्रोटीन हेल्प करता है, जिसमें फाइब्रोनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है। सेकेंड, डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ ब्लड, मतलब कि ब्लड, ये प्रोटीन जो होते हैं ये एक तरह से डिफेंस की तरह काम करते हैं, सुरक्षा प्रदान करने का काम करते हैं और सुरक्षा हमें इम्यूनोग्लोबिन से प्राप्त होती है। थर्ड है ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, जिसमें एल्ब्यूमिन, बीटा ग्लोब्यूलिन ट्रांसपोर्ट हार्मोन, गैसेस, एंजाइम जो कि ट्रांसपोर्ट प्लाज्मा प्रोटीन में ट्रांसपोर्ट की तरह काम किया जाता है इनका। फोर्थ है मेंटेनेंस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर इन ब्लड,
ब्लड के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने का काम भी प्लाज्मा प्रोटीन का होता है। 5वां एसिड बेस बैलेंस, जो कि जो पीएच का मान होता है उनको बैलेंस करने का, कि जो भी एसिड, क्षारीय और एसिडिक और बेस प्रकृति को बनाए रखना। प्रोवाइड विस्कोसिटी टू ब्लड की विस्कोसिटी को बनाए रखना। 7th है प्रोवाइड सस्पेंशन स्टेबिलिटी ऑफ द आरबीसी का जो शेप है, संरचना है, उसकी सस्पेंशन को बनाए रखना। और लास्ट है रिजर्व प्रोटीन, उसमें ब्लड प्लाज्मा में पाए जाते हैं। अब है फॉर्म्ड एलिमेंट ऑफ ब्लड्स, कि ब्लड्स के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। पहला है आरबीसी, दूसरा है डब्ल्यूबीसी और तीसरा है प्लेटलेट। आरबीसी को हम लाल रक्त कणिकाएं बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी को श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स से होती है। डब्ल्यूबीसी जो होती है वो उनको ग्रेन्यूल्स के आधार पर 2 भागों में डिवाइड किया हुआ है। पहला है ग्रेन्यूलर ल्यूकोसाइट और दूसरा है ए ग्रेन्यूलर ल्यूकोसाइट। ग्रेन्यूलर यानी छोटे छोटे ग्रेन्स कणिकाएं इसमें पाई जाती है। ये 3 प्रकार की होती है, न्यूट्रोफिल्स, इयोसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। ए ग्रेन्यूलर 2 प्रकार की होती है, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट्स। अब हम पढ़ते हैं पहले आरबीसी के बारे में। आरबीसी का आप ये डायग्राम देख रहे हैं। डायग्राम इसका लगभग सेमी सर्कुलर शेप रहती है, बाइकॉनकेव है और इसमें न्यूक्लियस बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है। ये देख रहे हैं, इसके अंदर बिल्कुल भी न्यूक्लियस नहीं है, बिल्कुल चपटी शेप में होती है। आरबीसी मोर सरफेस एरिया होता है, इसके अंदर सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है। यह एक स्पॉन्जी स्केलेटन है। स्पॉन्जी यानी कि अपने डायमीटर को बढ़ा सकता है। आरबीसी अपनी सरफेस एरिया को बढ़ा सकता है ताकि उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स या ज़्यादा से ज़्यादा ये ब्लड वेसल्स में ट्रांसफ़र हो सके। इसमें 5% ये ग्राम लिखा हुआ है, इसकी जगह ये है हीम जो होता है 5% होता है और ग्लोबिन 95% होता है। आरबीसी की लाइफ जो होती है वो 120 डेज होती है, 120 दिन की होती है। आरबीसी अपने आप में अपने शेप को बनाए रखने की क्षमता होती है या अपने शेप को चेंज कर सकता है, जिसे पोइकीटोसाइटोसिस प्रोसेस कहते हैं। अगर लाल रक्त कणिका को किसी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं, जैसे कि सोडियम क्लोराइड वाले सॉल्यूशन में रखते हैं, तो आरबीसी की जो कोशिका है वो सिकुड़ जाएगी। और अगर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं यानी कि किसी पानी वाले सॉल्यूशन में रखते हैं, तो आरबीसी की कोशिका ब्रस्ट हो जाएगी यानी नष्ट हो जाएगी। तो ये दो सिकुड़ना और फैलने वाली प्रक्रिया को पोइकीटोसाइटोसिस कहते हैं। फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इज कॉल्ड इरिथ्रोपोइसिस। नए आरबीसी का निर्माण करने की प्रक्रिया को इरिथ्रोपोइसिस कहते हैं और नए आरबीसीस बोन मैरो से बनते हैं। फंक्शंस ऑफ आरबीसी, पहला है ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम लंग टू टिश्यू। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना लंग से लेकर टिश्यू तक ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में। देन उसके बाद CO2 का ट्रांसपोर्ट करना लंग से टिश्यू से लेकर लंग्स में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में। हीमोग्लोबिन एक्ट एज ए बफर एंड रेगुलेट द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन और एसिड बेस बैलेंस को बनाए रखने में आरबीसी हेल्प करता है। चौथा कार्य इसका यह ब्लड ग्रुप एंटीजन और RH फैक्टर में भी हेल्प करता है। इट कैरी द ब्लड ग्रुप एंटीजन और RH फैक्टर। तो हमने पढ़ा आरबीसी के बारे में। अब पढ़ेंगे हम डब्ल्यूबीसी के बारे में। डब्ल्यूबीसी में हम सबसे पहले इयोसिनोफिल के बारे में पढ़ेंगे। इयोसिनोफिल, जैसे कि आप डायग्राम देख रहे हैं, इस डायग्राम में इसकी इसमें लोब्स बने हुए हैं। बाइलोब, इसका जो न्यूक्लियस होता है वो दो लोब्स इसमें बने हुए हैं। इसके अंदर न्यूक्लियस होता है वो लोब के शेप में होता है। साइटोप्लाज्म होता है, पूरे उस बॉडी के अंदर फैला हुआ रहता है। इयोसिनोफिल को जब स्टेन करते हैं तो वो स्टेन एसिडिक इयोसिनोफिल को जिस डाई से स्टेन किया जाता है उसे एसिडिक डाइसिन कहते हैं। इसका न्यूक्लियर होता है वो बाइलोब्ड होता है। इसका मेन काम होता है एलर्जिक रिएक्शंस में प्रोटेक्शन देना। जब भी कोई पैरासाइटिक इन्फेक्शन होता है उसमें यह हेल्प करता है प्रोटेक्शन देने में।
जब कभी इन्फेक्शन होता है या एलर्जिक रिएक्शन होती है तो ये तुरंत ही हिस्टामिन रिलीज करना शुरू कर देता है। हिस्टामिन रिलीज होता है तो तभी तुरंत ही इन्फेक्शन होने की वजह से एसिडोफिल्स की काउंट या ब्लड के अंदर बढ़ जाती है, जिसे इओसिनोफिलिया कहते हैं। जैसे कि नॉर्मल पोलन ग्रेन्स या हे फीवर होता है, यह इओसिनोफिलिया इसमें इसकी काउंट बढ़ जाती है। सेकंड है बेसोफिल्स। बेसोफिल्स का डायग्राम देख रहे हैं। बेसोफिल्स का जो न्यूक्लियस है ये बाइलोब्ड या ट्राइलोब्ड होता है। इसमें साइटोप्लाज्म में छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स रखे रहते हैं, गोल्गी बॉडीज होते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया भी पाए जाते हैं। इसके फंक्शंस देखें तो मेनली ये हिस्टामिन रिलीज करते हैं। जब भी कभी हाइपर सेंसिटिव होती है, एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं तो हिस्टामिन रिलीज करता है। हिपेरिन भी रिलीज करता है जो कि एक ब्लड क्लॉटिंग की तरह काम करता है। हाई एल्यूरोनिक एसिड भी है रिलीज करता है। और लास्ट है प्रोटीएज, जो कि इन्फ्लामेशन में ये रिलीज करता है। जब भी कभी कोई इन्फेक्शन होता है तो ये प्रोटीएज रिलीज करता है। तो एक तरह से देखा जाए तो ये हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन शो करता है IgE रिसेप्टर, यानी कभी भी एलर्जिक रिएक्शंस होगी तो तुरंत ही हिस्टामिन रिलीज करना स्टार्ट कर देता है। अब है न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स का आप डायग्राम देख रहे हैं। ये मल्टीलोब्ड होता है। इसका जो न्यूक्लियस होता है मल्टीलोब्ड होता है। इसमें छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स है, ग्लाइकोजन की ग्रेन्यूल्स है। माइटोकॉन्ड्रिया, फेगोसोम, यानी जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो फेगोसोम के ज़रिए बाहर निकलते हैं। सेकेंडरी ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। तो एक तरह से जो न्यूट्रोफिल्स की पर्टिकुलर कोई शेप नहीं है, ये इरेगुलर शेप का होता है। और जो न्यूक्लियस होता है वो मल्टीलोब्ड होता है। फंक्शंस, इसके कार्य, मेन कार्य है ये डिफेंस अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो भी हानिकारक बैक्टीरिया, वायरस जब भी कभी अटैक करते हैं कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो ये सुरक्षा की तरह काम करता है। सेकंड, पावरफुल एंड इफेक्टिव किलर मैकेनिज्म। इट कंटेन एंजाइम लाइक प्रोटीएज, इलास्टेज, मेटालोप्रोटीन्स, NADPH ऑक्सीडेज, एंटीबॉडी लाइक सब्सटेंस कॉल्ड डिफेंसिन। ये जितने भी नाम है ये डिफेंस के तौर पर रिलीज किए जाते हैं। इट सीक्रेट पैफ, जिसका नाम है प्लेटलेट एग्रीगेशन फैक्टर, जो कि ब्लड क्लॉटिंग में या ब्लड क्लॉटिंग में के दौरान यह फैक्टर रिलीज होता है। अब है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स बस मेनली ब्लड क्लॉटिंग में काम करता है। जब भी कभी कट वगैरह लग जाता है तो वहाँ पे क्लॉट रिएक्शंस बनाता है। डिफेंस मैकेनिज्म शो करता है। होम्योस्टेसिस बनाता है। रिपेयर एंड रप्चर ऑफ द ब्लड वेसल्स, कभी कोई ब्लड वेसल अगर टूट जाती है, कट लग जाता है तो उसको रिपेयर करने का काम प्लेटलेट्स का होता है। नॉर्मल जो काउंट होती है प्लेटलेट की वो 1.5 लाख से लेकर 4 लाख पर माइक्रोलीटर होती है। अब है एक ग्रैन्युलर WBC होते हैं, उसमें 2 प्रकार के होते हैं, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। तो हम पढ़ेंगे मोनोसाइट के बारे में। मोनोसाइट में जो होते हैं ग्रेन्यूल्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। न्यूक्लियस होता है वो बीन शेप में होता है, जैसे कि आप देख रहे हो ये बीन शेप में दिखाई दे रहा है। इसका जो मेन नेचर होता है, प्रकृति होती है इसकी फेगोसाइटिक, यानी कोई भी इन्फेक्शन होता है तो ये उस इन्फेक्टेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फेगोसाइट करता है, उसको ख़त्म कर देता है, उसको नष्ट कर देता है। इट एक्ट एज ए स्कैवेंजर ऑफ डेड ब्लड, जो भी रक्त की जो खराब रक्त होता है उसको स्कैवेंजर करता है, यानी खाने का काम करता है, उसको भक्षण करने का कार्य करता है। एंड लास्ट है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट हम देखें तो इसका जो न्यूक्लियस होता है वो पूरे सेल्स के अंदर फैला हुआ रहता है। साइटोप्लाज्म बहुत ही कम मात्रा में होता है, न्यूक्लियस लार्ज शेप का होता है। लिम्फोसाइट 2 प्रकार की होती है, T लिम्फोसाइट और B लिम्फोसाइट। जो T लिम्फोसाइट है वह बोन मैरो से तो बनना प्रारंभ होगी और थाइमस में जाकर मैच्योर हो जाती है, जबकि B लिम्फोसाइट होते हैं वो बोन मैरो में ही बनते हैं और बोन मैरो में ही मैच्योर होते हैं। लिम्फोसाइट मेनली इम्यूनिटी का काम करते हैं, बॉडी को इन्फेक्शन से लड़ने के लिए इम्यूनिटी को बनाए रखने में हेल्प करते हैं। तो आज हमने देखा कि हमने ब्लड के टाइप्स के बारे में पढ़े, ब्लड के फंक्शंस और ब्लड कितने प्रकार के होते हैं, उनके सब टाइप्स और उनके कार्य के बारे में जानने की कोशिश करी। तो आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। अगली बार नए टॉपिक के सामने आपको प्रस्तुत होंगे। थैंक यू।